बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। पिछले कुछ समय से मौसम का जो हाल है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। खासकर खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है इस बेमौसम के बरसात ने। इसलिए आज के अंक में हम लोग बातें करेंगे पशुपालन से संबंधित। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा, पलामू और कोडरमा के गोपालकों के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना। पलामू में फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी की स्थापना के लिए आवेदन की मांग। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। चतरा, पलामू और कोडरमा जिला में गौपालन और दूध उत्पादन के विकास के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुपालक 5, 10, 20 या 50 गाय या भैंस का डेयरी फार्म स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बैंक ऋण, सरकारी अनुदान और लाभुक अंशदान के द्वारा होगा। इसमें सामान्य जाति के लाभुकों को 25% और ST/SC लाभुकों को 33.33% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 20 मार्च तक आवेदन जमा कर दें। पलामू जिला में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी स्थापित करने की योजना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए पलामू के मछली पालकों और मत्स्यजीवी सहयोग समितियों से आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि चयनित स्थल पहुंच पथ से जुड़ा हो, वहां बिजली की सुविधा हो और लाभुक के पास निजी 3 से 5 एकड़ का 2-3 तालाब हो। इस योजना से लाभ लेने के लिए पलामू जिला मत्स्य कार्यालय में 18 मार्च तक आवेदन जमा कर दें। किसान भाई, आप अपनी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की भी खेती करें। झारखंड की जलवायु और यहाँ की जमीन औषधीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके लिए गिलोय, तुलसी और धृतकुमारी लगाएं। किसान भाइयों, वैश्विक मांग और ऊंची कीमत को देखते हुए राज्य में औषधीय पौधों की खेती करना ज्यादा फायदेमंद है। औषधीय पौधों की खेती के लिए ऊंची जमीन का चुनाव करें जिसमें जल जमाव की समस्या ना होती हो। झारखंड में लगभग सभी प्रमुख औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। इसमें आप अन्य औषधीय पौधों सहित गिलोय, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, धृतकुमारी और चंद्रसूर की खेती सरलता पूर्वक कर सकते हैं। देखिए, झारखंड के लिए अभी आज के समय में जो हमारे लिए उपयुक्त है, गिलोय हो गए, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, ये घृतकुमारी, चंद्रसूर, ये सारे पौधों में मतलब काफ़ी यहाँ पे संभावना है और काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी प्रयुक्त भी होते हैं यहाँ पे किसान। राज्य के जो किसान कंद वाली फसल अदरक की खेती करना चाहते हैं वे अप्रैल से बुआई का काम शुरू कर दें। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। अदरक की खेती के लिए 1 या 2 आंख वाले गांठ यानी बीज को चुनें। बुआई में 18 से 20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, खेत की पहली और गहरी जुताई करने के लिए मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करें। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा हल लगा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान नामक दवा से नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन को लेकर कैसी संभावनाएं हैं, कितना लाभप्रद हो सकता है ये व्यवसाय, ये पूरी जानकारी अगले फीचर में। झारखंड जैसे जनजातीय प्रदेश में हजारों साल से मुर्गी पालन किया जा रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो पौष्टिकता तो प्रदान करता ही है, आय का भी अतिरिक्त साधन बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास मुर्गी पालन के लिए पानी, बिजली और विपणन की व्यवस्था है तो वह आसानी से झारखंड में मुर्गी पालन कर सकता है। झारखंड में मुर्गी पालन की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए है कि झारखंड का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, यह मुर्गी पालन के लिए उत्तम है। तो झारखंड में मुर्गी पालन के लिए आपको पहले जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी होगा, एक तो देखना पड़ेगा आपका पास जल का, पानी का प्रबंधन रहे, आपके पास बिजली का प्रबंधन रहे, आपके पास वो मार्केट होना चाहिए जहाँ पर आप बेच सकते। ये 3 चीज़ों में ध्यान में रखिएगा तो ज़रूर आपके पास मुर्गी पालन में बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बनेगा। राज्य में मुर्गियों की कई प्रजातियां घरेलू एवं व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए काफी उपयुक्त है, जिनमें दिव्यांग रेड, ग्राम प्रिया, कावेरी, वनराजा प्रमुख है। मुर्गी की ये प्रजातियां मांस और अंडा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही इनकी देखभाल करने में खर्च भी कम होता है। कमर्शियल में आपको जाना है तो बाजार में तो तरह तरीके का ब्रीड मिलता है, जैसे RIR का है, फिर आपका वेंकटेश हैचरी वाले है, बहुत सारे कंपनीज जो है आपको ब्रीड लेके आते हैं। लेकिन इसमें हमें इसी रहते कि इसमें डिजीज इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसमें अगर देखभाल सही ढंग से आप नहीं करिएगा तो उसमें आपको नुकसान होने का संभावना रह जाता है। लेकिन ये जो हमारे वातावरण में पाले हुए, जैसे दिव्यांग रेड के ये वाला, वनराजा, ग्राम प्रिया, कावेरी वाला, ये हमारे झारखंड में बना हुआ है। तो इस वातावरण में इसमें रहने के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो उसमें रोग सब ये बीमारी का बहुत ही कम होता है। और पाया गया कि बैकयार्ड में आप करिएगा, आपका पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े में करिएगा तो उसमें अंडे भी मिलता है, उसमें मांस भी मिलता है। तो किसान को दोगुना फायदा होता है, जो कमर्शियल बाजार में मिलते वाले उससे नहीं मिल सकते। व्यावसायिक तौर पर मुर्गी पालन करने के लिए उनके आहार और आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान की जरूरत है। मुर्गी घर की ऊंचाई जमीन से 1.5 से 2 फीट रखना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक गीलेपन एवं सीलन से बचाया जा सके। आपको कमर्शियल मुर्गी पालन करना है तो 3 चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। एक तो रहने के लिए इनके जो वासस्थान जिसका जो आप बनाएंगे, ये सबसे ज़रूरी होता है। इसलिए होता है कि इसका रहने का आवास अगर ठीक नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन तोड़ से नहीं आएगा। एक चीज़ आपको कमर्शियली करना है तो ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप मुर्गी के लिए कमरा अलग से बनाएं तो इसको मिट्टी से कम 1.5 से 2 फीट ऊपर बनाएं, ताकि नीचे की जो उसमें मिट्टी का जो आर्द्रता है, मतलब उसमें जो पानी रहता है कि ये डैम्पनेस रहता है, ये मुर्गी के आवास पर ना पहुँचे। दूसरी है, मुर्गी का मकान जब करे ऊपर का वेंटिलेशन रखे, इसलिए रखे कि मुर्गी जहाँ रहते हैं वहाँ एमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। अगर एमोनिया गैस अगर निकल नहीं पाता है तो हवा से, तो ये मुर्गी के लिए नुकसान है उसका। तो ये सबसे ज़रूरी है, इस चीज़ों में ध्यान देना। और उसका बाद बिजली का बंदोबस्त जरूरी है। मुर्गी पालन में 70% खर्च आहार प्रबंधन पर आता है। हालांकि देसी मुर्गियों के पालन में ज्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन किसान दाना, मकई, भूसा जैसे भोजन जो कृषि कार्य से उन्हें प्राप्त होता है,
का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि मुर्गी पालन में 70% जो खर्चा आता है वो दाना और पानी में आता है। तो इस प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर आपको कम करना है तो आपको ध्यान देना पड़ा घरेलू सामान पर। घरेलू मतलब आपके पास जो खेती बाड़ी है इससे जो सामान आपको रह जाता है, जिसको बचत हो जाता है, ये अब मुर्गी को खिलाना पड़ेगा। अगर ये खिलाइएगा तो कम से कम आपको दिखाई गया एक्सपेरिमेंट के तौर पर रिसर्च में 30% उसका कॉस्ट जो है नीचे आ जाता है। मतलब 70% के घट कर ये 40 ये 23% तक आ जाता है। तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों आपको इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास खेती बाड़ी में जो बचता है दाना की, मक्का की भूसा, जो कुछ है, भूसा है, चुन्नी है, जो है वो आप मुर्गियों को खिलाइए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए। मुर्गी पालन करने के लिए आवास की नियमित साफ सफाई करें। मुर्गियों को साफ पानी पीने के लिए दें। यदि भोजन में किसी भी प्रकार के कवक दिखे तो उसे न खिलाएं। समय समय पर टीका दिलवाएं। हमेशा ध्यान देना पड़ेगा मुर्गी को जो पानी आप पिलाइएगा ना वो पानी क्लीन होना चाहिए, मतलब पानी साफ सुथरा होना चाहिए, उस कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि पानी से आधा से ज़्यादा बीमारी फैलता है। और आजकल देखते हैं कि बहुत सारी बीमारी जो है वो मुर्गी को अटैक करने लग गया, गांव में मुर्गी मरने लग गया। तो पानी का जो व्यवस्था रहता है वो आपके पास सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है दाना। दाना में कोई, जैसे अभी बरसात का सीजन आ रहा है तो उसमें एक फंगस ग्रोथ हो जाए जिसको हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं, तो उसमें एक टॉक्सिन होता है जो मुर्गी के लिए बहुत ही क्षतिकारक, हानिकारक है, तो वो ना बने। तो दाना पानी दोनों चीज़ों में आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। देश में रोजगार तलाश कर रहे युवा मुर्गी पालन को रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। इससे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मांग और आपूर्ति का अंतर काफी है। जानकारी है तसर व्यवसाय से संबंधित। तसर कोषों से धागाकरण की उन्नत तकनीक क्या है, ये पूरी जानकारी अगले फीचर में, तो आइए देखते हैं। तसर रेशम उत्पादक राज्यों में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। तसर उत्पादन के पश्चात गुणवत्तापूर्ण धागा तैयार करना अधिक आमदनी के लिए जरूरी है। धागाकरण दो प्रकार से किया जाता है, मशीनीकरण पर आधारित धागा और बटा हुआ या धीजा धागा। बदलते समय के साथ इस क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीकें विकसित की गई हैं। रेशम धागाकरण एक कला है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। पहले के दौर में क्या था कि चरखे ऊपर हमारी महिलाएं उत्पादन करती थी। गांव-गांव में चरखा हुआ करता था, रेशम के धागे उसी पर बनाए जाते थे। अभी के दौर में क्या है, सबसे पहले इस मशीन पर पैडल का हम लोगों ने ट्राई किया। पैडल वहाँ देखेंगे आप नीचे की ओर लगा हुआ है ना। महिलाओं को क्या होता था, पैडलिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इससे धागे का उत्पादन मैक्सिमम 60 ग्राम चला जाए तो बहुत हुआ करता था। दिन भर के एक शेड्यूल में इसमें 4 स्पिंडल लगे हुए हैं। 4 स्पिंडल के बावजूद भी महिलाएं 60 ग्राम से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाती थी। देन हम लोगों ने डेवलप किया, इस मशीन पर एक मोटर हम लोगों ने लगाया जो यहाँ लगा हुआ है, इस पुली के साथ अटैच है। आज के दौर में ये जो मशीन है इसको बोलते हैं मोटराइज तसर रीलिंग एंड ट्विस्टिंग मशीन। इस पर करीब 100 ग्राम धागे हमारी महिलाएँ निकाल लेती थी। फिर भी उनका उत्पादन उनको चाहिए, ताकि प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा उनकी आमदनी नहीं होगी तो घर संसार में प्रॉब्लम आती है। देन हम लोगों ने अभी आविष्कार किया, नया हम लोगों ने रीलिंग मशीन आविष्कार किया जिसको हम लोगों ने कामधेनु का नाम दिया है। कामधेनु सबसे पहले हम लोगों ने 2 स्पिंडल का निकाला। मैंने अभी आपको बताया, इसको स्पिंडल के नाम से जाना जाता है। रेशम धागा वस्त्र बुनाई पूर्व अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। रेशम धागाकरण की इस संपूर्ण प्रक्रिया में लागत कम एवं रेशम स्तर ऊंचा रखने के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक स्वचालित मशीनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाए। पर काम करने के पहले उन महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं ताकि उनमें थोड़ा स्पीड आ सके। इस कोकून में जो नेचुरल जो ब्रेक होते हैं वो तो रहते हैं, इस मशीन में उतने ब्रेक नहीं पाए जाते। जो धागे होते हैं लिपटते बहुत कम हैं और स्पीड होने की वजह से इस पर जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं को बिठाया जाता है। जब तक उनका एक्सपीरियंस 3 स्पिंडल नहीं चला पाती है। हमने आपको पहले बताया कि वो 4 स्पिंडल की जो पुरानी मशीनें होती थी उनमें जो है वो सुविधा नहीं थी, उनकी स्पीड कम होती थी। इस पर कोई भी आदमी काम कर सकता था, लेकिन इस पर काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। वो सोलर पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी मशीनें हमारे सोलर पर भी चलती हैं। जैसे वो हमारी पुरानी मशीन है वो सोलर पर काम करती है। ये हमारा चरखा सोलर पर ही काम करता है। सोलर प्लेट हमारे ऊपर लगे हुए हैं, नीचे उसके कनेक्शन लाए हुए हैं, ये सोलर पर ही वर्क करते हैं।
तो हम लोगों ने ये सुविधा देख के चली है कि गाँव में जो हमारी जब मशीनें जाएँ तो हम वहाँ की जो काम करने वाली महिलाएं उनको कभी असुविधा नहीं आए कि हमारा सोलर से के द्वारा जो माध्यम से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार की बिजली चालित मशीनों से धागाकरण किया जा रहा है। इन मशीनों की सहायता से कम समय और कम श्रम से ज्यादा तसर रेशम का धागाकरण किया जा सकता है। बादल अगर टाइम है, ग्रामीण इलाका है, कभी बादल भी हो जाता है तो सोलर एक बार चार्ज होने के बाद ऐसा है कि सारा दिन तो निकाल ही देगा, प्रोडक्शन तो दे ही देता है, इसलिए इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लोग तो डिमांड करते हैं ताकि नेचुरली है कि जब धागे का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोग इसको डिमांड करेंगे ही करेंगे। गांव में जाने से इसकी स्थिति जो होगी साफ नज़र आएगी। जो गांव के लोग जो हैं, जो पहले ऐसे ही बैठे रहते थे, बिना किसी काम धंधे के बैठे रहते थे, उनके पास आमदनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोगों के प्रयास से और स्टेट जो डे बाय डे जा रहा है, स्टेट गांव में जाता है, हमारा जो सहयोग होता है उनसे, तो गांव के लोगों में जागरूकता आई। आज उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे जगहों से हमारे यहाँ प्रशिक्षणार्थी आते हैं, हम उनको प्रशिक्षित करते हैं और वो अपने गांव में जाते हैं, उनको स्टेट के द्वारा वो डिमांड करते हैं कि हमको मशीनें दी जाएं। नतीजा जब स्टेट मशीन देती हैं तो हम जो उनको प्रशिक्षित करके भेजते हैं, वो हमसे जो शिक्षा लेके जाते हैं उसका उपयोग करते हैं, धागा का प्रोडक्शन करते हैं और वो धागा बाजार में बेचते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाती है, उनको एक इंगेजमेंट मिल गया। रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों में महिलाओं का योगदान 60% के लगभग आंका गया है। यदि महिलाओं को धागाकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो इससे और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। हम तो ये समझ रहे हैं कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो है झारखंड थोड़ा डेवलप जरूर करेगा, आशा की जाती है। और हाँ, तसर में काफ़ी डेवलप कर गया और भी करेगा। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर आप ले सकते हैं झारक्राफ्ट का। कभी मैं समझता हूँ कि 10 साल 15 साल पहले झारक्राफ्ट का नाम कोई नहीं जानता था। आज तसर के माध्यम से ही लोग एक झारक्राफ्ट को जानते हैं, ताकि वो स्टेट के माध्यम से चलता है और लोगों गांव से उन्होंने जुड़ा अपने आप को। जब गांव से लोग जुड़े, अपने लोगों को हमारे यहाँ उन्होंने भेजा प्रशिक्षण के लिए, हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया, तो गांव आज डेवलप है। वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ सूत बन तैयार हो रहा है, रेशम के धागे तैयार होके आते हैं। झारक्राफ्ट उसको एक मटेरियल देके एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और इसका परिणाम हो रहा है कि हमारी उपलब्धियाँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। हालांकि तसर धागाकरण हेतु बिजली चालित इकाइयों की स्थापना खर्चीला है, लेकिन सरकार की ओर से चलाई योजनाओं का लाभ उठाकर तसर रेशम उत्पादक किसान अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। कि हमारा कार्य अनुसंधान का है और अनुसंधान का कार्य करके अभी तक हमारी स्थिति ये थी, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले तक हमारी स्थिति ये थी कि जो भी रीलिंग मशीन हमारे पास था, जिससे कि हमारे महिलाओं को या जो रीलिंग के से और स्पिनिंग से अटैच हमारे जो किसान थे, उनको ये दिक्कत हो रही थी कि उनका 8 घंटे के कार्य के बाद हार्डली 80 से 100 ग्राम तक उनको धागा मिल पाता। जब 80 से 100 ग्राम तक धागा मिल पा रहा था तो उससे क्या है कि जितना कम धागा निकलता था उनका इनकम कम हो रहा था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा जो पोस्ट कोकून सेक्टर है, जो हमारा रीलिंग सेक्टर है, वो लगातार अनुसंधान में पिछले 5-6 साल से लगा हुआ था कि कैसे हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। तब हम लोगों ने टोटल 8 मशीन का निर्माण किया। उस 8 मशीन के निर्माण में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स इंडिया का भी हम लोगों ने हेल्प लिया। उसमें हम लोगों ने BIT का भी हेल्प लिया, उसमें हम लोग ये बेंगलोर का भी हेल्प लिया और फाइनली 8 मशीन हम लोगों ने तैयार किया। उन 8 मशीन को तैयार करने के बाद डिफरेंट स्टेट में 8 मशीन को हम लोगों ने भेज दिया। झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ तसर की गतिविधियाँ होती हैं। और 8 मशीन पे हम लोगों ने ट्रायल लेना शुरू कर दिया। जब ट्रायल लेना शुरू किया उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो मशीन बेस्ट जिसको मल्टी लोकेशनल ट्रायल कहते हैं, उस पर जो हमें आया, वो मशीन उस स्टेट के लिए हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया और वहाँ के किसान वो मशीन खरीद रहे हैं और उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम खेती बाड़ी से अलग अगर कुछ व्यवसाय को अपनाते हैं तो आमदनी का जरिया बना सकते हैं।
और कैसी जानकारी चाहिए आपको अपने इस कार्यक्रम से, हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।